चलें जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिसीजन मेकिंग का लास्ट अटेम्प्ट का, यानी ऑटम 2022 का। मैं सवाल को रीड करता हूँ। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी फील हुआ लोगों को, क्योंकि सवाल में जैसे आमतौर पे वो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल पूछता है ना, थोड़ा सा घुमा के उसने पूछा है इसको, ठीक है। और घुमाने में यकीन करें सवाल बहुत आसान हो गया, लेकिन चूंकि वो वर्डिंग्स ऐसी थी कि लोग उसको पिक नहीं कर पाए। एक लाइन ने ना पूरे सवाल का नक्शा चेंज किया, ठीक है, और वो लोग पिक नहीं कर पाए, ठीक है। आए जरा इसको रीड करते हैं। ये कह रहे जुपिटर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स L1, L2 एंड L3 विच इट सेल्स इन द लोकल मार्केट। ठीक है जी, क्लियरली बता रहे हैं कि हम इसको कहाँ बेचते हैं, इसको लोकल मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे जी प्रेजेंटली द प्लांट इज मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ द कैपेसिटी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। यानी इफेक्टिवली ये पिछले साल का रिकॉर्ड है और हम 80% पे ऑपरेट करते हैं। डन। 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। मशीन आवर्स अपेरेंटली दिए हुए, तो इसका मतलब यहाँ कैपेसिटी मशीन आवर्स में गेज हो रही है। कंपनी 3500 L1 बना रही है 8 घंटों के हिसाब से, 6000 सर L2 बना रही है 5 घंटों में, 7000 L3 बना रही है 6 घंटों में। और सर मेरे हिसाब से ये बनते कितने हैं सर, 3500 इंटू 8, ये बनते हैं जी 28,000 घंटे। सर 6000 इंटू 5, ये बनते हैं 30,000 घंटे। और 7000 इंटू 6, ये बनते हैं कोई 42,000 आवर्स। प्लस 30 प्लस 28, ये बनते हैं जी 1,00,000 घंटे। 1,00,000 घंटे कंपनी के पास करंटली हैं, ऑपरेट हो रहा है कंपनी उस पर, और उसमें ए बी और सी यानी L1, L2, L3 बना रही है कंपनी, कोई मसला नहीं है। कंपनी की फुल कैपेसिटी कितनी है, 1,00,000 80% कैपेसिटी है, तो फुल कैपेसिटी है जी 1,25,000 आवर्स। अब भाई इसमें तो स्पेयर कैपेसिटी बड़ी है, हम तो 80% पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास 25,000 स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है। स्पेयर कैपेसिटी हमारे पास 25,000 आवर्स। डन है जी। चलो फिर सर इसने बताया कि जी L1 को हम लोकल मार्केट में 6,200 में बेचते हैं, 5,000 में बेचते हैं, 7,000 में बेचते हैं, और ये एक एक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 8.25 मिलियन। डन हो गया जी। In order to enter into the international market on 1st August 2022, यानी साल खत्म होने से एग्जैक्ट एक महीने पहले, the services of export house to market its product at a monthly amount of 1,00,000। सर हमने एक एक्सपोर्ट हाउस को हायर किया जो हमारी प्रोडक्ट को मार्केट करेगा इंटरनेशनली, ठीक है जी, 1 अगस्त 2022 को, और हमने उसको 1,00,000 रुपए देने का वादा किया, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। रिजल्टेंटली the company received orders from a US based company Asteroid Limited and details are as under। ये नया ऑर्डर आ गया जी। अब नए ऑर्डर के लिए कैपेसिटी सिर्फ 25,000 पड़ी है। अब आपने नया ऑर्डर इसके अंदर ही मैनेज करना है। नए ऑर्डर में है क्या, 1200 यूनिट L1 के बनेंगे, 1500 L2 बनेंगे, 1800 L3 बनेंगे, ठीक है जी। यानी मेरे पास 1200 यूनिट L1 के 8 घंटों में, मेरे पास 1500 यूनिट L2 के 5 घंटों में, और मेरे पास 1800 यूनिट L3 के सर 6 घंटों में। ये बनते हैं सर टोटल मिला के 1200 इंटू 8, 9600, 1500 इंटू 5, 7500, और 1800 इंटू 6, और मेरे पास सर ये बनते हैं 27,900 घंटे। भाई 27,900 घंटे की जगह आपके पास है, 27,900 घंटे तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास हैं कितने अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल आवर्स हैं सिर्फ 25,000। अब इसका मतलब है सर हम 2900 घंटे शॉर्ट हैं। अब हमने डिसीजन लेना है कि हम क्या करें जी। हम क्या करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कम करें, एक्सपोर्ट्स पे जाएं, एक्सपोर्ट्स को कम करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, क्या करें। फिर एक्सपोर्ट के बारे में नीचे कह रहा है कि इन ऑर्डर इट इज एस्टिमेटेड ड्यू टू एडिशनल पैकिंग
एडिशनल पैकिंग, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। जो गुड्स बाहर बेचोगे उस पर मटेरियल 10% ज्यादा लगेगा। क्यों? एक्स्ट्रा पैकिंग करनी पड़ेगी, जहाज में इधर उधर लुढ़केगा तो टूट सकता है मटेरियल, सर प्रोडक्ट टूट सकता है, तो हमने 10% ज्यादा वो करना है। एंड ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 15%। मटेरियल भी बढ़ेगा 10% और वेरिएबल ओवरहेड भी 15% बढ़ेगा। लेबर के बारे में उसने कोई बात नहीं की, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बस। टोल मैन्युफैक्चरिंग, टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है सर? ये टूल नहीं है, टोल मैन्युफैक्चरिंग है। टोल मैन्युफैक्चरर का मतलब ये होता है, वो आपसे कहता है अपना मटेरियल लेके आओ, मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगा और अपना फिनिश गुड्स बना के ले जाओ। टोल मैन्युफैक्चरर कह रहा है मैं आपसे मटेरियल के अलावा 1800, 1600 और 2500 रुपए लूंगा L1, L2 और L3 के। अब और डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। पहले तो हम ये सोच रहे थे लोकल बनाएं पहले या एक्सपोर्ट करें, अब एक और पंचायत आ गई है कि घर पे बनाएं या बाहर से खरीदें। एक लाइन से सवाल बहुत आसान हो गया। उसने कहा जी कंपनी ने पहले लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल ऑर्डर्स हैं वो देखने हैं। इसका मतलब है पहले हमने डिसाइड कर लिया कि 1 लाख घंटे जो आप ऊपर देख रहे थे ये आपने लोकल सेल्स के लिए डिवोट कर देने। अब फड्डा सिर्फ एक ही है कि जो एक्सपोर्ट करनी है सर यूनिट्स, वो घर पे बनाएं या वो बाहर से खरीदें। अब हमारा डिसीजन मेकिंग का स्कोप लिमिटेड हो गया सर। डिसीजन है क्या? मेक और बाय, या मेक और टोल मैन्युफैक्चर हम करवाएं, मेक और बाय एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, बस सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर को फोकस करना है बस। अब बताओ मेरे बच्चों, चले जनाब हम डिसीजन मेकिंग के पार्ट की तरफ चलना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जनाब हमारे पास इन हाउस, अगर मैं इसको बनाऊं एक्सपोर्ट ऑर्डर को, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डिसीजन ये लेना है कि हमने एक्सपोर्ट के लिए गुड्स खुद बनानी है या एक्सपोर्ट्स के लिए हमने बाहर से परचेज करनी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी टोल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तीन प्रोडक्ट्स हैं सॉरी, L1, L2 और L3। सर इनमें डायरेक्ट मटेरियल की जो भी कॉस्ट थी उसको 10% बढ़ाना है हमने। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 900, 600 और 1000, तो ये हो जाएगी 990, 660 और 1100। डायरेक्ट लेबर 800, 750, 1400, ये इसी तरह आएगी 800, 750 और 1400। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स 15% बढ़ेंगे, 15%। फिर 600 ये 15% बढ़ेगा तो हो जाएगा 690। फिर मेरे पास सर 805, ये मेरे पास सर 700 और 600 को मैं अगर 15% बढ़ाऊं तो 690। और सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल कितनी है, तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप मुझे बताओगे सर 2480। ठीक है जी सर, ये मेरे पास आ रहा है 2215। सर ये मेरे पास आ रहा है 3190। और ये मैं आराम से बाहर से टोल मैन्युफैक्चरिंग भी करवा सकता हूँ। उसमें मेरा सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लगेगा और मेरे पास सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी जो कि सवाल में दी हुई है कितनी, कहाँ गया भाई, 18, 16 और 2500, 1800, 1600 और 2500। ये हो गया मेरे पास सर 2790 गालिबन। ये हो गया मेरे पास सर 2260 और ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 3600। ठीक है, अब एक बात बताएं सर, मेरे पास अगर मैं घर पे बनाता हूं तो सस्ता पड़ता है, बाहर से खरीदता हूं तो महंगा पड़ता है, घर बनाने पे सेविंग्स कितनी है? अगर मैं घर पे बनाऊं तीनों प्रोडक्ट्स को तो सेविंग कितनी है? सर यहाँ 310 रुपए की सेविंग है। सर इधर थोड़ी सी कम सेविंग है, सिर्फ 45 रुपए की सेविंग है। और इधर सर तकरीबन 410 रुपए की सेविंग है। तो घर पे बनाओ सारों को। सर मसला ये कि घर पे बनाने के लिए हमारे पास लेबर आवर्स शॉर्ट है, मशीन आवर्स शॉर्ट है। मशीन आवर्स टोटल 25,000 है। अच्छा, एक यूनिट पे मशीन आवर्स कितने लगते हैं?
सर मशीन आवर्स लगते हैं 8, 5 और 6। 8, 5 और 6। खुद अपने आप से पूछो, क्या इधर 8 घंटे खर्च करके 310 रुपए सेव करना चाहोगे? तो सर 310 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता जी? 38.75, यानी सेविंग्स पर आवर। 1 घंटा अगर मैं यहां लगाऊं ना तो मुझे इतने रुपए की सेविंग मिलेगी, यहां लगाऊं तो 9 रुपए की सेविंग मिलेगी, और अगर इधर लगाऊं तो मेरे पास 68.33 की सेविंग्स मिलेगी। इसका मतलब ये कि सर मुझे रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहले इस प्रोडक्ट को रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए, ये घर पे बनाना चाहिए, उसके बाद ये घर पे बनाना चाहिए, और उसके बाद मुझे ये घर पे बनाना चाहिए, कंसिडरिंग कि मेरे पास आर्स कितने हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं सर मुझे एक प्रोडक्शन प्लान बनाना है, प्रोडक्शन प्लान में सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए सर? प्रोडक्ट मुझे बनानी चाहिए सबसे पहले L3। L3 के डिमांड कितनी? एक्सपोर्ट की डिमांड, एक्सपोर्ट की 1800, 1800 यूनिट्स। इस पे आर्स कितने लग जाएंगे? आर्स कंज्यूम्ड कितने लग जाएंगे जी? 1 घंटे पे 6 घंटे लगते हैं, तो सर 1800 पे कितने लगेंगे? ये लगेंगे जी 10,800 घंटे। सर मेरे पास हैं 25,000 घंटे, तो लेफ्ट ओवर कितने रह जाएंगे? 25,000 में से अगर 10,800 निकले तो 14,200। इसके बाद मैं बनाऊंगा सर L1। इसकी डिमांड कितनी है? गालिबन 1200 है। आर्स कितने लग जाएंगे सर? आर्स 1 यूनिट पे 8 लगते हैं, तो ये हो गया जी 9600। सर 9600 14,200 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो 4,600 घंटे रह गए। अब इसी 4,600 घंटे में मैंने L2 को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। L2 कंप्लीट नहीं होगा। L2 के 1 यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं, तो L2 कितना कंप्लीट हो पाएगा? L2 कितना कंप्लीट हो पाएगा? L2 हो पाएगा सर 4600 डिवाइडेड बाय 5, सर 920 यूनिट्स। भाई L2 की डिमांड तो ठीक ठाक है। L2 की डिमांड कितनी है? L2 की डिमांड है 1500। तो अगर 920 L2 बन पाएगा तो बाकी L2 का क्या करेंगे? सर बाकी नहीं बन पाएगा, बाकी हम बाहर से परचेज कर लेंगे। 4,600 घंटे इसमें पूरे लग जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास टोल मैन्युफैक्चरिंग या परचेज प्लान हमारा क्या है? हमें करना चाहिए सर, हमें L2 को, L2 के 580 यूनिट्स, दैट इज 1500 माइनस 920, ये खरीदने चाहिए बाहर से। ठीक है जी। सर ये सवाल में एग्जामिनर ने मांगा हमसे ये था कि आप ये बता दें कि कितने यूनिट हमें बाहर से परचेज करने चाहिए और कितने इन हाउस मैन्युफैक्चर करने चाहिए ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके। सर देख लीजिएगा इस सवाल को, अच्छा सवाल था ये, इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हम थोड़ी देर में कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। चलिए जी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देख रहे हैं आउटसोर्सिंग के डिसीजन में, यानी जो कंपनी ये डिसाइड करती है कि अब मैं एक चीज खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, किसी दूसरे को बनाने के लिए दे देता हूँ, तो इस डिसीजन में क्या क्या कंसिडरेशन सामने रखनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है, ये कंसिडरेशन है कि इसका ख्याल रखना। ठीक है, नंबर वन देखिए, सबसे पहले ये कि जब आप किसी को गुड्स प्रोड्यूस करने का या कोई भी काम आउटसोर्स करते हो तो उस काम में फिर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर आप टोटली डिपेंडेंट होते हो सामने वाली पार्टी के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, वो जैसे भी उसको बना। तो अक्सर तो बेशक ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड गिरता जाता है, ये देखा गया, अनलेस कि आप उसके साथ उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करो, हर बार उसको फीडबैक दो। ठीक है जी। ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमने मिसाल के तौर पर एक मेरी सिस्टर का, वो नेल्स का उनका छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, तो वो नेल्स को खुद बैठ के जो है वो मशीन मंगवाई थी, उस पर वो डिजाइनिंग करती थी। ठीक है, एक टाइम हुआ, डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया, इसको आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। आउटसोर्स किया तो एक डिफरेंट जो है वो लेबल प्रिंटिंग मशीन ऑपरेट करता था बंदा, उसको हमने दे दिया। उसने शुरू में बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता गया उसके काम के अंदर निखार खत्म होता गया। अच्छा, अब लोगों को तो नहीं पता कि हम आउटसोर्स करते हैं, लोगों ने तो देखा कि यार ये बंदा गुड सप्लाई कर रहा है, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से क्या हुआ, गुडविल खराब हुई। नंबर टू सर,
एक्सटर्नल सप्लायर में भी डिलीवरी वक्त पे ना दे, जो डेडलाइंस हो वो मिस करेगा, तो आप अपने कस्टमर्स को जो गुड्स बेचोगे उसकी डेडलाइन मिस कर दोगे। तो चूंकि आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी डेडलाइन मिस करे, और इन समरी और इन रिटर्न आप जो है वो जो आगे चीजें बेचनी है उसको आप मिस कर दो, तो नुकसान फिर सिर्फ गुड्स का ना हो, सिर्फ उस कंसाइनमेंट का ना, आपकी गुडविल भी खराब हो। ठीक है जी। फिर सर जब आप किसी को आउटसोर्स करते हो ना चीजें, तो आमतौर पे सर आउटसोर्सिंग का डिसीजन ऐसा होता है कि शुरू में आप उससे एग्री कर लेते हो कि जी अगले 3 साल तक हम आपसे 50,000 यूनिट्स हर दफा प्रोसेस करवाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए और मुझे क्या करना पड़े, मजीद यूनिट्स प्रोड्यूस करवाने हो, और वो मना कर दे कि नहीं यार, तो आपने मुझे शुरू में 50,000 का कहा था, या मुझे कम करवाने हो और वो कहे कि नहीं सर मैं कम इसलिए नहीं कर सकता कि मैं 50,000 से कम यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि मेरा और आपका अग्रीमेंट इस चीज के ऊपर हुआ था कि 50,000 यूनिट्स तक ही आप जो है वो लेके जाओगे, उससे कम में नहीं करूंगा। फिर एम्प्लॉयमेंट की इम्प्लीकेशंस, जब आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों को फारिग करना पड़ता है, फारिग करते हो तो कानूनन आपको उनको रिडंडेंसी कॉस्ट पे करना पड़ती है। ठीक है जी। और फिर जो बाकी लोग रह जाते हैं वो भी हमेशा डर में रहते हैं, उनके भी मैनेजमेंट से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते फिर। ठीक है जी। फिर जी सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आके एंटिटी अपना दिमाग चेंज कर ले कि इस सप्लायर से काम नहीं करवाना, किसी और से काम करवाना है या खुद काम करना है, तो सर फिर एकदम से स्विच पॉसिबल नहीं होता। ये स्विच जो है ना बहुत महंगा पड़ जाता है, ताल्लुकात भी खराब होते हैं, फिर इतनी जल्दी प्रोडक्शन का सेटअप लगाना अगर आप खुद करने जा रहे हो तो ठीक ठाक मसले मसाइल होते हैं, तो इतना आसान नहीं है ये डिसीजन। ठीक है। फिर जी अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं मिसाल के तौर पर मार्केट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था और उसकी वाह थी यार, अच्छा मैंने क्या किया, उसको आउटसोर्स कर दिया। अच्छा मेरे सप्लायर मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, अब मेरे सप्लायर भी जो मेरे जो कंपेटिटर मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, अब सप्लायर जो मैंने आउटसोर्स कर दिया, बाहर दे दिया किसी को बनाने के लिए, अब हुआ ये कि सर उस सप्लायर ने मेरे बाकी के कंपेटिटर से भी ऑर्डर्स पकड़ना शुरू कर दिए, तो जो मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था प्रोडक्ट में वो तो खत्म हो गया। खुद बनाने में जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सर आउटसोर्सिंग के की वजह से बाज़-औक़ात आपके कंपेटिटर्स को भी एक्सेसिबल होता है। आपके कंपेटिटर ने भी सर मिस्टर एक्स से गुड्स प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए जैसे आप प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो फिर क्या डिफरेंस क्या रह जाएगा मार्केट के अंदर, आपका तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया ना। सर फिर ये याद रखिएगा कुछ काम ऐसे जिनको आउटसोर्स करना चाहिए, इफ द वर्क दैट इज आउटसोर्स्ड इज नॉट स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशलाइज्ड नेचर के काम है ना वो तो आप नहीं करें, जो पेरिफेरल नेचर की चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी को अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर देना चाहिए और फोकस करना चाहिए अपने कोर ऑपरेशंस पे। मार्केटिंग को आउटसोर्स कर सकते हो, कोर ऑपरेशन फंक्शन पे जो है वो काम कर सकते हो, तो आउटसोर्स करना चाहिए उन एरियाज को जो आपके नॉन कोर है, यानी सर जिस पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप समझते हो कि उसको आउटसोर्स कर दोगे तो एक एक्सपर्ट उसको अच्छे से देख लेगा। जैसे मिसाल के तौर पर फेसबुक मार्केटिंग है, बेहतर है कि यार किसी फेसबुक के एक्सपर्ट को दे दो, जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो आपको एड्स भी बना के देगा, वो उसको मार्केट भी करेगा प्रॉपर्ली। आपका वो लेवल नहीं है, आप उस लेवल पे नहीं आ सकोगे। जैसे पोर्टल है हमारा, हमने आउटसोर्स किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है जब हम खुद पोर्टल मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर 10 मसले मसाइल ऐसे निकलेंगे जिसको हम नहीं केटर कर पाएंगे, तो बड़े स्केल पे काम करने वाला बंदा हमने उसको आउटसोर्स कर दिया। आई होप ये आउटसोर्सिंग के डिसीजन के जो हिसाब किताब है, जो फैक्टर्स हैं, ये आपको जहन में बैठ गया हो, कोई 2-3 फैक्टर्स भी जहन में रहेंगे तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।